नमस्कार सभी दर्शकों का। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है मंथन। मैं विनीत जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज हैं देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह जी, नमस्कार सर। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के, जो कि एक राष्ट्रीय लेवल की संस्था है और जो कि आरएसएस के इंद्रेश जी के निर्देशन में इसका संचालन होता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अभी आज हम जो चर्चा करेंगे, जो आपने जनसंख्या का नियंत्रण का जो एक चला रखा है, मुहिम चला रखी है जिसको अपन कह सकते हैं, तो इसमें क्या चीज है आप थोड़ा बताएं विस्तार से इसके बारे बिल्कुल भाई साहब, कि आज संपूर्ण देश उत्साह के साथ में विश्व गुरु एक महान आर्थिक और सामाजिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए प्रयासरत है। मगर इन सब चीजों के बीच में, इस दौड़ में यदि कोई चीज हम भूल रहे हैं, कई बार इतिहास ने ऐसा हमें सिखाया है कि जब हम किसी चीज को लेके बहुत हर्षित होते हैं, उत्साहित होते हैं, जैसे 1947 में हम उत्साहित थे इस देश के स्वतंत्रता और आजादी को लेके, पर वहीं पे एक इस तरह की घटना घटी जहां हमारा देश विभाजित हुआ। और एक ऐसा विभाजन, ऐसी त्रासदी, जिस विभाजन में हमने लगभग 12.5 लाख लोगों के शव देखे। उसका एकमात्र कारण था उस समय हमारी जनसंख्या में पैदा हुआ असंतुलन। 1947 में लगभग एक समुदाय विशेष की भारत के मूल समुदायों के तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत तेज थी और वो बढ़ के 24% के लगभग हो गई। और उस समुदाय विशेष ने मांग करी एक नए राष्ट्र की। हम स्वतंत्र तो हुए, मगर एक विभाजित भारत के साथ। ऐसी घटना से हमें सीख लेते हुए यह ध्यान रखना चाहिए था कि पुनः इसकी पुनरावृत्ति ना हो और देश की सांस्कृतिक और भूगोलिक अखंडता सदैव कायम रहे। मगर हमारी तत्कालीन सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने इसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और आज फिर से हम एक जनसांख्यिक असंतुलन को इस देश में झेल रहे हैं। एक समुदाय विशेष की जनसंख्या फिर बढ़ के 24% की तरफ अग्रसित है। 2011 के आंकड़ों में ही 14% का मापदंड पार कर चुकी थी और 2047 यानी 100 साल आजादी के बाद वापस 24% की तरफ जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक विकसित, शक्तिशाली और आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में तो उभर के आए, मगर फिर से हमें विभाजन का झगड़ा झेलना पड़े, वो उस त्रासदी को देखना पड़े। परंतु एक चीज बताइए कि आप जो जनसंख्या नियंत्रण चाह रहे हैं, वो सिर्फ एक समुदाय विशेष का चाह रहे हैं या पूरे भारत की हर एक जाति, हर जनजाति पर इस चीज को लागू करवाना चाह रहे हैं? देखिए, हम सभी पे समानता पूर्व लागू करवाना चाह रहे हैं। हो क्या रहा है, विकास और संसाधनों के बीच में भी एक चूहे बिल्ली की रेस चलती है। आज भारत का भूभाग जहां 2.4% है पूरे विश्व के भूभाग का, हम 18% आबादी का बोझ ढो रहे हैं। हम 1 करोड़ यदि नए रोजगारों का सृजन करते हैं तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख प्रति वर्ष नए बेरोजगार उत्पन्न हो जाते हैं। आखिर इस तरह से हमारे सीमित संसाधनों के चलते हुए हम किस तरह उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और पिछले कुछ सालों में 2075 के बाद में जो पॉलिसी लेके आई गई परिवार नियोजन को लेके, उसके चलते हुए एक समुदाय जो यहाँ के मूल निवासी थे, उन्होंने तो हम दो हमारे दो की तरफ अग्रसित हो गए, मगर एक समुदाय विशेष फिर भी बेइंतहा संतानोत्पत्ति, कई विवाह करना और उसके माध्यम से देश के संसाधनों को कब्जा करना, उस गति से आगे बढ़ता रहा और अब वो चेतावनी देने वाली स्थिति पे आ गए हैं। इसलिए समानतापूर्ण सब पे लागू हो। परंतु किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा, इसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जब आप मान लीजिए आप सरकार कानून ले आएगी तो उसको किस तरह से किसी को बाध्य करेगी कि आप संतान पैदा नहीं करेंगे? कानून में क्या चीज होनी चाहिए? देखिए, इसके ऊपर हमने एक विशेषज्ञों की टीम बनाकर एक प्रारूप तैयार किया है। उस कानून का आवश्यकता है कि एक इस तरह का कानून लाया जाए जो सब पर समानतापूर्वक लागू हो। जो उस कानून का उल्लंघन करे
उनको सजा का प्रावधान हो। सजा यदि दो से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको सभी सरकारी सुविधाओं से महरूम रखा जाए, और उसके बावजूद यदि तीसरे चौथे बच्चे की तरफ जाते हैं तो उसमें कठोर सजा और जबरन परिवार नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर ये विषय कोई सामान्य विषय नहीं है, ये विषय देश की अखंडता से जुड़ा हुआ है, और जब बात सुरक्षा की आती है, देश की अखंडता की आती है, तो चीजें सख्ताई से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। नहीं, आपकी बात ठीक है कि भाई सख्ताई से लागू करना चाहिए। इसमें आप मान लीजिए अगर जेल करने जाएंगे तो वो काफी समस्या उत्पन्न कर सकता है इस चीजों से। अगर हम इस चीज को इस तरह कहें कि उनको अगर वोट देने का अधिकार या सरकारी सुविधाओं से महरूम किया जाए तो ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं होगा। निश्चित तौर पे यही हमारे प्रारूप में प्रावधान है कि उनको सरकारी सुविधाओं से महरूम किया जाए, वोट देने के अधिकार उनसे लिए जाए। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी यदि कोई नहीं मानता है, तीसरे बच्चे के बाद दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के चौथे के बाद तरफ अग्रसित होता है, तो फिर वो सजा का हकदार बनता है। परंतु इसमें एक चीज वहां आती है कि देश का जो कानून है अभी एक समान रूप से लागू नहीं है। अभी कुछ लोग शरिया कानून को भी मानते हैं, वो कहते हैं हमारे कानून में तो इजाजत है, बहु विवाह की भी इजाजत है, बहुसंख्या संतान की भी इजाजत है, और अल्लाह की देन है, ऐसा भी कहा जाता है। आप उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, कोई भी चीज देश की अखंडता से ऊपर नहीं हो सकती। आप ये शरिया का कानून, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति है, पर जब आप बात करते हैं शरिया के कानून की, तो क्या सिर्फ 4-4 शादियां करके संतान उत्पत्ति के लिए ही शरिया का कानून लगेगा? फिर क्यों नहीं चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाए? बिल्कुल। क्यों नहीं उनको पब्लिकली कोड़ों से मारा जाए? सिर्फ अपनी सुविधा से आप उस कानून का उपयोग करना चाहें तो ये गलत है। इसमें आप ये देश के लिए समान कानून होना चाहिए, सभी नागरिकों समान कानून का भी आप पक्ष रखते हैं? निश्चित तौर पर एक कानून होना चाहिए, निश्चित तौर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 15 अगस्त बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए इसमें। अभी ये जनसंख्या नियंत्रण की जो हम बात कर रहे थे, असंतुलन जो हो रहा है, आज देखा जाए तो कई जातियां जो अल्पसंख्यक में हैं, बहुत तरह से, हम जैन खुद ही अल्पसंख्यक में है, और हम अपने 2 बच्चे 1 बच्चों तक हम सीमित रह रहे हैं, तो इससे संतुलन की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देश हमारा जो है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में आपका जो फैसले हैं वो सारे के सारे आपके वोट के आधार पर ही तय किए जाते हैं। तो वो लोग जो इसको नहीं मानते, वो इसी वजह से तो नहीं मान रहे हैं कि वो लोग अपनी संख्या बढ़ाकर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ उनकी मंशा दिख रही है। वो इस देश की संस्कृति को छिन-भिन करने और फिर से इसकी भौगोलिक अखंडता को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति को यह भ्रम है कि 1947 बहुत पुराना विषय हो गया है, उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, तो आप ध्यानपूर्वक देख लें कि 1990 के दशक के अंदर कश्मीर से 5.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया, 5.5 हिंदुओं को उन्हीं के घरों से निष्कासित कर दिया गया, और वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब एक वहां पे संस्कृति के लोग की संख्या बढ़ी। आज केरला के अंदर, बंगाल के अंदर स्थितियां साफ दिख रही है, और यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। 21वीं सदी में 3 नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। सूडान के दक्षिणी प्रांत के अंदर कैथोलिक संख्या बढ़ने के कारण एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसे दक्षिण सूडान कहा गया। उसी तरह सर्बिया के कोसोवा प्रांत के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़ने के कारण एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, कोसोवा नामक। और इसी तरह इंडोनेशिया के ईस्ट तैमूर भाग में क्रिश्चियन आबादी बढ़ने के कारण एक ईस्ट तैमूर नामक राष्ट्र का निर्माण हुआ। ये तीनों राष्ट्रों का निर्माण 21वीं सदी में हुआ है, और यह निर्माण वहां पे गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होने के बाद में धर्म के आधार पे हुआ है। इस वास्तविकता को समझना पड़ेगा। हम सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। यह विषय राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता का है। मैं आपको चेतावनी के साथ में यह कहना चाहता हूं, आप गंभीरता से इस विषय को देश की जनता के सामने लेके जाइए। शक्तिशाली बनना, विकसित बनना हमारी प्राथमिकता हो सकती है, मगर हमारी उन सबसे भी बड़ी आवश्यकता है देश की सुरक्षा। यूएसएसआर का उदाहरण हमारे सामने है।
वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति था, आर्थिक रूप में, सैन्य रूप में, फिर भी वो अपने देश का विखंडन नहीं रोक पाया। जब भी असंतुलन पैदा होता है, एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है, और आज उस तहलीज पे हम पहुंच गए हैं जहां स्थितियां बहुत बिगड़ रही है। पूरे राष्ट्र को एक होकर इस कानून की मांग करनी चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि ये जनसंख्या का अगर इस तरह से चलता रहा तो शायद देश का और एक विभाजन हो सकता है, निश्चित ऐसा आप तौर कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। परंतु अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आप सांप्रदायिक कहलाएंगे। आप पर सांप्रदायिक का भी तो ठप्पा लगेगा कि आप एक विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं, आप सभी की बात नहीं कर रहे। यदि देश की अखंडता के लिए कोई मुझे सांप्रदायिक कहता है तो 1000 बार कहे, मेरे लिए प्राथमिकता भारत है, प्राथमिकता भारतीयता है और इसकी अखंडता और सुरक्षा है। इसमें आप एक चीज बताइए, जनसंख्या नियंत्रण के साथ में दो चीजें और जुड़ी हुई है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक हिंदू राष्ट्र। तो क्या शायद आप इस तरह की मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? देखिए, जब बात हम हिंदू की करते हैं तो वो किसी समुदाय विशेष की नहीं है, वो एक संस्कृति की बात है। और वासुदेवाय कुटुंबकम के विचार को लेकर चलने वाले एक समुदाय की बात है, एक संस्कृति की बात है। यदि वैसी संस्कृति स्थापित होती है तो विश्व शांति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी और पूरे विश्व के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश होगा। अभी जैसे हाल ही में बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश में एक साजिश के तौर के ऊपर वहां के शासक को हटाया गया। एक भारत का पक्षधर और मित्र शासक था वहां पे, उसको वहां से हटा दिया गया। ये घटना बहुत गंभीर है। इसको सिर्फ आप बांग्लादेश को लेकर ना देखें, विश्व के मानचित्र के ऊपर बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्रों का बड़ा प्रभाव नहीं होता है। ये कोई विदेशी ताकतों का बड़ा षड्यंत्र है भारत को असंतुलित करने का। जब भारत के पक्ष की सरकार म्यांमार में होती है और भारत स्वप्न देखता है वहां से एक राष्ट्रीय राजमार्ग को ले जाकर म्यांमार से निकालते हुए थाईलैंड तक जोड़ के हमारे व्यापार का विस्तार करने का, तो वहां पे तख्ता पलट हो जाता है। हमारे पक्ष की सरकार यदि श्रीलंका में होती है तो वहां का तख्ता पलट हो जाता है। हमारे पक्ष की सरकार मालदीव्स में होती है तो वहां तख्ता पलट हो जाता है। नेपाल जो हमारा भाई था आज वो चाइना के साथ जाके खड़ा है। ये एक बड़े बड़े षड्यंत्र के रूप में इसको देखना चाहिए। उस षड्यंत्र का एक छोटा हिस्सा है और मुझे ये कहने में कतई परहेज नहीं है, ये कहीं न कहीं हमारे विदेश नीति की भी विफलता है। और यदि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखना है तो सिर्फ हमारे घर को नहीं, हमारे मोहल्ले का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसको लेके हम चुप्पी साध के नहीं बैठ सकते, क्योंकि खतरा घर में मोहल्ले से ही प्रवेश करता है। अभी आप जो कह रहे हैं कि विदेश नीति की विफलता है, तो इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विदेशी ताकतें भी कुछ सक्रिय हैं? निश्चित तौर पे जनसंख्या वृद्धि में भी उन्हीं का हाथ है काफी कुछ। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का कानून नहीं लाया गया, इसके अंदर अपने आप एक षड्यंत्र नजर आता है। जब आप परिवार नियोजन के ऊपर आपने अरबों रुपए पिछले 40 साल में खर्च किए और उसको एक समुदाय को उससे छोड़ दिया गया, इसमें कहीं कहीं एक षड्यंत्र और वोट बैंक का तुष्टीकरण नजर आता है। ये तुष्टीकरण की वजह से ही ये बिल्कुल असंतुलन पैदा हुआ है। बिल्कुल ये स्थिति है। और तुष्टीकरण को यदि अपन गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आप देखिएगा, यदि 2047 तक 25% के लगभग यदि मूल धर्मों के अलावा विदेशी धर्मों की यहाँ पे संख्या बढ़ती है, वैसी स्थिति के अंदर जिन राज्यों के अंदर 25% तक उनकी संख्या बढ़ेगी वहां तुष्टीकरण बढ़ जाएगा और 50% से जहां अधिक हो जाएगी वहां अलगाववाद, कश्मीर जैसी स्थितियां उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी। हम क्या उन सब परिस्थितियों का इंतजार करेंगे या समय रहते हुए अपन उसका उपचार करेंगे? देखिए, आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, परंतु आज देखा जा रहा है जो छोटी छोटी जातियों में लोग बटे हुए हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए आज उनकी समाज है और उनके संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे अपनी जनसंख्या वृद्धि करें। आज वो उल्टा रहा है, वो नियंत्रण की बजाय और वृद्धि की बात मांगे उठ रही है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को, हर जाति अपने आप को अल्पसंख्यक महसूस कर रही है। उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, बात वृद्धि की कुछ समुदायों के अंदर हो तो रही है, मगर आंकड़ों में कहीं वृद्धि उनकी नजर नहीं आ रही। आंकड़ों में वृद्धि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष की ही आ रही है। मैं आपको उदाहरण देके बात रखना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अंतिम जनगणना 2011 में हुई।
2000 की जनगणना के मुताबिक जो दशकीय वृद्धि दर है, उसके अंदर भारत के मूल समुदाय और उस समुदाय विशेष के वृद्धि दर के अंदर लगभग 47% का अनुपात में फर्क है। उनकी वृद्धि दर बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। और दूसरा सबसे चेतावनी देने वाला, चौंकाने वाला आंकड़ा सरकार द्वारा 2011 के जनगणना के विश्लेषण से जो निकल के आता है वो ये है कि यदि हिंदू समाज की जो बहुमूल्य संख्या नजर आती है वो सिर्फ 24 की आयु से ऊपर वालों की है। यदि 0 से 6 साल के बच्चों की जनगणना की गई, उसका अध्ययन किया जाए 2011 के आंकड़ों के माध्यम से, तो यह पता लगता है कि भारत के मूल धर्मों की, यहां के मूल वासियों की जो जनसंख्या है उसमें 1.74% की गिरावट आई है। अच्छा। वहीं उस समुदाय विशेष की जनसंख्या में 9.8% की वृद्धि हुई है। यह किसी भी देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लगभग 400 साल तक मुगलों का, तुर्कों का, विदेशियों का राज रहा। उसके अंदर हमारे देश के यदि 1881 में सबसे प्रथम जनसंख्या की गणना प्रारंभ हुई, उन आंकड़ों का अध्ययन किया जाए तो उस 400 साल के अंदर जो उनके जो वृद्धि दर थी वो लगभग 16% थी। और सिर्फ पिछले 130 साल के अंदर वो 13% उनकी वृद्धि हुई। मतलब काफी तेजी से बढ़ कर रहा है। तो आपके हिसाब से वो देश के लिए और समाज के लिए खतरा पैदा हो सकता है, एक विभाजन की तरफ जाता हुआ, ऐसा आप कह रहे हैं कि लग रहा है। तो इसके लिए एक नियंत्रण कानून बहुत सख्त आवश्यक है, आपकी ऐसी मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का। आज हम बात कर रहे थे देवेंद्र सिंह जी से। इन्होंने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो देश शायद हो सकता है एक और विघटन के रास्ते पर जाए। और इनकी बात उचित भी प्रतीत होती है कि जनसंख्या नियंत्रण तो वैसे भी होनी चाहिए, क्योंकि सीमित संसाधन है, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या कम रहेगी, संसाधनों का उपयोग भी ज्यादा हो पाएगा और हमारा समाज और अच्छी से विकसित कर पाएगा। मैं विनीत जैन, न्यूज़ फ्लैश चैनल।